हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि हमारा लेक्चर थर्ड है सॉल्यूशन का, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग ऑब्जर्व कियोगे तो वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर जो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अलावा कुछ जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्यूशन चैप्टर का, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं और हम लोग क्लियरली बिल्कुल भी बेसिक से समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ऑब्वियस है कि इसके बेसिस पे जो जो भी आपको आगे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, दैट इज रॉल्स लॉ सीखने हैं, ठीक है, हेनरीज लॉ सीखने हैं, तो ये सारे टर्म्स सारे लॉज में आपको वेपर प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक एक करके इसके हर एस्पेक्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि हम लोग को इसके बारे में फ्यूचर में इस चैप्टर में जब जब हम लोग को ये टर्म्स एनकाउंटर होगा मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो देखो, अगर मैं आपको वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बताना शुरू करूं तो इसको मैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। एक मुझे इसको समझाने के लिए मुझे एक अरेंजमेंट बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, फिर इसके बारे में हर पॉइंट को मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट लिखने का तो मैं इसको एक लाइन में लिख दूंगा जो कि आप लोग याद करते आते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब आज की डेट में वेपर प्रेशर जितने भी चीज पूछे जाए आपसे, हर चीज का आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहे। ठीक है, तो जैसे मान के चलो अगर आपको ये बोला जाए कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक कोई कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कोई कंटेनर लिया हूँ, ठीक है, और ये मैं मान के चलता हूँ ये आपका एक क्लोज कंटेनर है, ये आपका एक यहाँ पे क्लोज कंटेनर में बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर अगर मैं बनाऊंगा और इस कंटेनर में अगर मैं मान के चलो कि ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, यहां पे मैं क्या किया हूं, यहां पे मैंने ये किया है कि यहां पे मैंने एक लिक्विड को फिल अप किया है। और ये लिक्विड बाय द वे आपको कैसा एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो आपने लिक्विड फिलअप किया है, ये लिक्विड आपको जो यहाँ पे फिलअप किया है ये आपका वोलेटाइल लिक्विड। ये कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल, आई होप कि इसका मतलब तो समझ में आता है वो कि वोलेटाइल क्या होता है, मतलब जो कि धीरे धीरे अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिसको वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रहती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं वोलेटाइल। ठीक है, आपका एज्यूम यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये लिक्विड कैसा है, आपका वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मान के चलो कि यहाँ पे मैंने एक पाथ यहाँ पे बनाया है, एक मैंने अरेंजमेंट बनाया है यहाँ पे, और इस अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो इसको अगर मैं डायग्राम अगर क्लियरली बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। ये मान के चलो मैंने इस तरह का एक अरेंजमेंट किया हूं, मैंने क्या किया, एक इस तरह का अरेंजमेंट किया हूं, और ये अरेंजमेंट मैंने इस तरह से किया है कि मैं इसको यूज कर पाऊं इस यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड का उसको मेजर करने के लिए। कैसे क्या होगा मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। बोलोगे ठीक है, तो मैनोमीटर अगर यहाँ पे आपको ये दिया होगा तो आपको मैं यहाँ पे ये इनिशियली ये आपको दिया हुआ है कि मान के चलो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो मैनोमीटर का पार्ट है, ये मैनोमीटर के पार्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी तरह से आपको मरकरी फिलअप होगा। यहाँ पे क्या होगा, मरकरी कॉलम आपको पूरी तरह से फिलअप होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे एक आपका नोब्स होगा जो कि इस कंटेनर को वेपर को बाहर निकालने और रोकने के लिए कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वॉल्व लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है कि वॉल्व मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल एक बार समझ लेना, आपके लिए बेहद ही ये टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब ये वॉल्व आपका क्लोज होगा, ये वॉल्व जब आपका बंद होगा, तो यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ का जो ये मरकरी का लेवल था और यहाँ का जो ये मरकरी का लेवल है, ये दोनों का लेवल क्या होगा? आपका सेम होगा। जब ये वॉल्व को हम लोग ओपन करते हैं, अगर हम लोग ये वॉल्व को ओपन करते हैं तो ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्व होता है कि ये जो आपको मरकरी का जो यहाँ पे पार्ट था ना, ये मरकरी का पार्ट एक साइड से आपको डिक्रीज हो गया है, एक साइड आपको डिक्रीज हो गया है, और दूसरे साइड अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये मरकरी का लेवल जो हो गया होगा आपको ये इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, ये कब हुआ है? जबकि मैंने इस वॉल्व को ओपन किया। ठीक है, तो
इस पर्टिकुलर केस में जब वॉल्व आपने ओपन किया तो आप देखोगे कि मरकरी के लेवल में, जो कि पहले दोनों लेवल बराबर था, अब इस दोनों मरकरी के लेवल में कुछ डिफरेंस हो गया। मान के चलो इसके लेवल में H यूनिट का आपको डिफरेंस आया होगा, ठीक है। अब ये H यूनिट का जो मरकरी में डिफरेंस आया होगा, ये 100% है कि ये डिफरेंस कब आया होगा, जबकि यहां पे आपको वॉलेटाइल लिक्विड रहा होगा। तो ये वॉलेटाइल लिक्विड कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे। ये तो आपको अच्छे से पता है कि वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो ही रहे होंगे। और अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये वेपर इस वॉल्व के थ्रू बाहर निकल रहा होगा और इस मरकरी के लेवल को पुश कर रहा होगा। पुश करने से एक सेकेंड कॉलम के साइड मरकरी का लेवल ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये मरकरी का जो लेवल आपको चेंज हुआ है, इस चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको प्रेशर, इस चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आप ऑब्जर्व करोगे, ये प्रेशर जो आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो प्रेशर कौन जनरेट किया होगा, ये तो आप 100% देख के ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये आपका लिक्विड का जो वेपर बना होगा ना, वही आपको ये प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। और यही प्रेशर आपको क्या कहलाएगा, दैट इज आपको वेपर प्रेशर कहलाता हुआ नजर आएगा। यही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अभी मैंने सिर्फ एक समझाने का कोशिश किया कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहां से डिराइव हुआ और कैसे इसको मेजर करते हो। तो आपने ये देखा था कि अगर इनिशियली कॉलम में मरकरी का लेवल सेम था, जब वॉल्व आपका बंद था तो उसके में दोनों मरकरी का लेवल सेम था दोनों कॉलम में। लेकिन जैसे वॉल्व आपने ओपन किया तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि एक साइड मरकरी का लेवल ऊपर हो गया, दूसरे साइड मरकरी का लेवल नीचे हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेपर जनरेट हुआ होगा, ये जो वेपर जनरेट हुआ होगा, ये यहाँ पे इस मरकरी के कॉलम को प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, इस मरकरी के कॉलम को, जिसके कारण कि दोनों के हाइट में डिफरेंस आया होगा। और ये जो हाइट उतना ही डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा कि जितना आपको ये वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा मरकरी के ऊपर। और यही जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसी प्रेशर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल अभी हंसते खेलते भाषा में आपको बताऊं तो प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is called वेपर प्रेशर। मैं एक सिंपल फॉर्म में बताया, इसके बारे में तो एक एक पॉइंट अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यहां तक सही है ना? चलिए, तो ये बात आपको समझ में है। अभी ये आपको एक यहाँ पे डाउट होना चाहिए कि सर एक बात ये है कि यार अगर ये वेपर प्रेशर के कारण ये मरकरी के लेवल में आपको चेंज दिखने को आ रहा है, तो ये तो वेपर प्रेशर बनता चलेगा, आपको मरकरी का लेवल बिल्कुल भी चेंज होते हुए थे एक कॉलम डिक्रीज कंटिन्यूअसली होना चाहिए और दूसरा कॉलम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि एक लेवल आता है कि जिसके बाद मरकरी का कॉलम जो होता है वो फिक्स हो जाता है, उसको आप इनफाइनाइट टाइम तक के लिए छोड़ दो तो उसके मरकरी के लेवल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि उस केस में आप ये समझ सकते हो कि इसका मतलब ये जो लिक्विड जो आपको वेपर यहाँ पे सप्लाई कर रहा होगा, ये जो वेपर इस मरकरी पे जो फोर्स सप्लाई कर रहा होगा, ये भी एक टाइम जाने के बाद कांस्टेंट हो गया होगा, तभी तो आपको मरकरी का कॉलम कांस्टेंट हो गया। अगर कंटिन्यूअसली वेपर उस पे प्रेशर एक्सर्ट करता मरकरी के लेवल पे, तो मरकरी का लेवल तो कंटिन्यूअसली चेंज होते आता ना। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अच्छा, इसका मतलब एक वेपर प्रेशर क्या होगा, किसी भी लिक्विड के लिए क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब एक टाइम पहुंचेगा जिसके बाद कि वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट यहां पे जरूर समझने का जरूरत पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is constant at a fixed temperature। किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, आपको कांस्टेंट होता है। ऐसा कैसे ऑब्जर्व किया कि अगर वो वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, अगर ज्यादा वेपर क्रिएट कर रहा होता तो कॉलम आपको मरकरी का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता, ठीक है। यहां तक आई होप ये समझ में आ गया। तो अब ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का आपको कांस्टेंट होता है, क्या इसके पीछे कोई फैक्टर रिस्पांसिबल होता है क्या? तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जो कि आप लोग बचपन क्लास में पढ़ते हो। एक होता है आपका, मैं अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना शुरू करूं, एक होता है आपका
इवेपोरेशन, एक होता है आपका इवेपोरेशन और एक होता है आपको कंडेंसेशन, दूसरा होता है आपका दैट इज कंडेंसेशन। मेरे ख्याल से ये दोनों नाम आप अच्छे से बचपन से क्लास से पढ़े हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके यहाँ पे बात बताऊंगा, फिर मैं ऊपर वाले डायग्राम पे फिर से आऊंगा, ठीक है। आई होप कि जितना बात मैंने बताया आप लोग क्लियरली सुने होंगे। तो मेरा अभी तक का सिर्फ इतना ही बात बताना था कि वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं। वो मैनोमीटर में मरकरी के लेवल में कितना चेंज होता है तो उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना क्रिएट हुआ होगा। दूसरा चीज आपने ये पढ़ लिया कि अगर वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड का है तो एक टाइम तक उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड का क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपने देख लिया ना। अब मैं यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्यों होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो ही रहा है, अगर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली वेपर में ही कन्वर्ट होता है। क्या रीजन है कि एक टाइम के बाद आपको लिक्विड का जो वेपर जो क्रिएट होता है वो आपको फिक्स हो जाता है, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो उसी को रीजन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मान के चलो आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में मान के चलो कि मैं आपको ये अलग डायग्राम से बना रहा हूं कि आपने यहाँ पे ये लिक्विड को फिल अप कर दिया, इस लिक्विड को मान के चलो आपने फिल अप कर दिया। बड़ा ध्यान से समझना, आपको एक एक बात लेक्चर खत्म होने तक में वेपर प्रेशर के सारे क्वेश्चन आपसे बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो। एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका मान के चलो कि इसके सरफेस पे। ऑब्वियस है ये सारे वाटर्स के कंपोनेंट ही हैं, तो मैं एक बोल रहा हूं कि आप वाटर के बीच वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसको कंसीडर करो। एक जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसमें से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल्स को आप कंसीडर करो, ठीक। तो आप यहाँ पे ये जरूर पाओगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके चारों साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स और भी सराउंड किए होंगे इसको। तो हर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करना शुरू कर रहा होगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। और अगर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स पे नेट आपको फोर्स कितना ऑब्जर्व हो रहा होगा, बोलोगे कि जीरो हो रहा होगा। नेट फोर्स कितना ऑब्जर्व हो रहा होगा, जीरो ऑब्जर्व हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल जो बीच में है उसके चारों बगल वाटर मॉलिक्यूल्स भी सराउंड किए होंगे, और अगर हर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे तो उस पर्टिकुलर ये जो मेरा एक पॉइंट है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा आपको, दैट इज जीरो होगा ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो, एक यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, ये जो ब्लैक से भी मैंने बनाया, तो आप देखोगे कि इसके नीचे के साइड में तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे के साइड में तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन क्या ऊपर के साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या, बोलोगे नहीं है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा, नेट अट्रैक्शन फोर्स, वो आपको जीरो नहीं होगा, वो आपको क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसके कारण क्या होता है, आपने एक छोटा सा क्लास में एक दो बात आपने सीखा होगा कि कोई भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपको एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, वो आपको क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, अपने साथ करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स also possess some kinetic energy। जैसे जैसे आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने पास कैरी करते हैं, तो उसी तरह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपने साथ क्या होते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, ये भी सही है। अब मान के चलो ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है जिसको मैंने बनाया है, ये अगर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा तो इसके बाजू में जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो इसके साथ आके टकराएंगे, ये भी इसके साथ आके टकराएगा ना। अगर वो बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इस गिवन मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, और अगर इतना टकराहट, इतना कॉलिजन इतना पावरफुल रहा कि वो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को अगर वो ओवरकम कर ले, अट्रैक्शन फोर्स को अगर वो ओवरकम कर दे, मतलब कि कॉलिजन इतना पावरफुल रहे कि अट्रैक्शन फोर्स से भी ज्यादा वो फोर्स लगा दे, तो आपको दिखेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको इस लिक्विड से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे ये जो लिक्विड जनरेट होगा
यही आपको कैसा लिक्विड कहलाएगा, दैट इज ये आपको वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना है कि इवेपोरेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी लिक्विड कंपोनेंट किस में कन्वर्ट होता है, गैस कंपोनेंट में, और इसके पीछे का छोटा सा मैकेनिज्म आपको ये। तो मैं अगर आपको इवेपोरेशन, ये मेरे ख्याल से 9th में आप लोग पढ़ते हो, तो इसको अगर मैं डिफाइन जल्दी से कर दूं कि कन्वर्जन ऑफ, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस, गैस at a temperature, at a temperature below its boiling point is called evaporation, evaporation। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप लोग को डेफिनेशन मुझे कोई जरूरत नहीं बताने का, लेकिन मैं जब भी बना रहा हूं तो आप एक बार कंप्लीटली इसको देख ही लो ताकि कोई भी टर्म्स ना छूटे। तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा कि वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं जबकि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचा रहे, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन का नाम देते हैं। यहां तक सही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडेंसेशन भी प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैं मान के चलो इस कंटेनर का ऊपर वाला पार्ट बना लिया, देखो आपको पता है कि यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे तो मैंने एक पूरा कंटेनर बनाया था, तो यहाँ पे अगर नीचे वाला कंटेनर का बात बताया कि ये वेपर कैसे बना, अब ये वेपर कहाँ जाएगा, ऊपर वाले कंटेनर के पास चला जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर वाले कंटेनर पे अगर कोलाइड करेगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, और अगर ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा तो ये धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये आपको लिक्विड में कन्वर्ट होना धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएगा। आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, सही है ना? ठीक है, तो आपको जैसे जैसे ये वेपर मॉलिक्यूल्स अपने कंटेनर से टकराएंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और धीरे धीरे जब ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे तो ये वेपर फिर से किस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, आपको दैट इज लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्जन का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपको कंडेंसेशन। पूरा यहां तक इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे ना? अब मैं आपको एक एक करके बात आता हूं करने, एक करके मैं आपको बात यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो कि आपके पास ये कोई कंटेनर था, और इसमें आपने मान के चलो ये आपने लिक्विड भर दिया। बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आप वेपर प्रेशर को समझने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आप इजीली इसको समझ सकते हो, इसमें अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ये मान के चलो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना? तो देखो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो स्टार्टिंग में कैसा होगा, स्टार्टिंग में जैसे अगर मैं किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर इस कंटेनर को रखा हूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, बोलोगे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या दिखेगा, इनिशियल फेज में आपको ये ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे कोई भी अगर आपके पास कंटेनर में लिक्विड है, जैसे टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये धीरे धीरे अपने आप वेपर में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। और इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज इवेपोरेशन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, दैट इज इवेपोरेशन के नाम से जानेंगे। यहां तक सही है? अब अगर ये वेपर बढ़ते चला गया, वेपर धीरे धीरे बनते जाएगा, एक लिमिट आएगा, एक जरूर ऐसा लिमिट आएगा कि उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी वेपर और ज्यादा जनरेट हुआ तो वहां पे क्या होंगे कि कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर्स यहां पे टकराएंगे, और ये धीरे धीरे आपको किस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, दैट इज कंडेंसेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक दो बात बता रहा हूँ। पहला चीज कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे आप किसी भी टेम्परेचर पर रखोगे, कंटेनर के ऊपर वाली जो जगह बाकी होगा वहां पे आपको वेपर बनना शुरू होगा। वेपर बनते बनते आपको एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद आप थोड़ा सा भी ज्यादा वेपर बनेगा ना तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे जो कि वेपर में कन्वर्ट हैं और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते थे, कंडेंसेशन को। तो यहां से आपको अगर ऐसा देखने को आएगा कि
कि जिस स्पीड से आपको इवेपोरेशन हो और उसी स्पीड से अगर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा तो आप ये पाओगे कि इस लिक्विड के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, यहां पे जो वेपर का कंटेंट होगा, वेपर का जो अमाउंट होगा, ये वेपर का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको कांस्टेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जितने, मान के चलो 5 मॉलिक्यूल्स, अगर ये एक लिमिट पे पहुंच गया, ये वेपर का प्रेशर, वेपर जो वहां पे जनरेट हो रहे हैं, अगर ये एक लिमिट तक पहुंच गए तो उसके बाद अगर 5 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर आपके वेपर में कन्वर्ट होंगे, उसी समय पे 5 वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और वो कैसे कन्वर्ट होगा कि वो वेपर जो है आपको इस वॉल पे आपको जाके स्ट्राइक करेगा और ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों का स्पीड अगर आपका सेम रहेगा तो उस केस में जो इस स्पेस जो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे जो भी वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उस इंस्टेंट पे आपके वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जाके कांस्टेंट हो जाएंगे, वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। और इस केस में अगर ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे जो खाली जगह बचा हुआ है, यहाँ पे जो वेपर आपको जो कंटेनर से टकराएंगे, कंटेनर से या वॉल से जो टकराएंगे और जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी प्रेशर को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर का नाम देते हुए नजर आते हैं। यहां तक सही है? मेरे ख्याल से ये बात सिंपल सा चीज है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ जो आपके लिए पॉइंट है और आपके लिए जो नोट्स का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इनिशियली कंडीशन देखें, इनिशियल कंडीशन अगर हम देखें तो क्या बता सकते हो कि इनिशियल कंडीशन में रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन में किसका स्पीड ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे कि इनिशियली कंडीशन में आपको रेट ऑफ इवोपरेशन, इसका वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन से। इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ऐसा इसका रेट ज्यादा होगा तो आपको उस खाली जगह में क्या होगा, आपको वेपर का क्वांटिटी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा तो कंडीशन आएगा कि जिस समय की रेट ऑफ इवोपरेशन और आपके रेट ऑफ कंडेंसेशन, आपके दोनों का स्पीड क्या हो जाए, आपको सेम हो जाए। तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के नाम से जानते हैं। बोलोगे ठीक है। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपको वेपर, जो कंटेनर में प्रेशर क्रिएट करेगा, उसी प्रेशर को हम लोग किसका नाम देते हैं, तो उसी प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वेपर प्रेशर। तो मैं अगर यहां पे डिफाइन करूं वेपर प्रेशर को, तो अब आप समझ में आ रहा होगा आपको शायद कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन the pressure exerted by vapor over the liquid surface and with wall of the container is called vapor pressure। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से मैं जो एक चीज बताना चाह रहा हूं, शायद आप एक क्वेश्चन का जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करवाया था कि आखिर वेपर प्रेशर अगर वो बनते चल रहा है तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ क्यों नहीं रहा है, वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों नहीं होता जा रहा है। तो अब आपको शायद जवाब आ गया होगा कि यार वेपर प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको लिक्विड जो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे जो वेपर अवेलेबल है, यही जो प्रेशर क्रिएट करेगा वही हमारा वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि इसका वैल्यू आपको एक समय आता है जबकि वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे आपको रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाता है, आपको इक्वल हो जाता है। और अगर जितना वेपर बने उतने ही अगेन वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो खाली स्पेस में जो आपको वेपर बचा हुआ रहेगा वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। और वही जो बचा हुआ वेपर है, वही जो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर के नाम से बोलेंगे।
ठीक है। तो आपको एक चीज तो हमेशा हमेशा ये चीज समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर का कभी भी नाम अगर हम लें तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में वैलिड होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको वैलिड होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका वैलिड होगा। और आपको वेपर प्रेशर किसी भी, कभी भी मैं बोलूं वेपर प्रेशर है, इसका मतलब उस प्रेशर का वैल्यू आपको क्या अटेंड कर लिया होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि वेपर का अमाउंट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा। तो अब मैं अगर आपको ऊपर वाले स्लाइड पे लेके चलूं तो आपको शायद दिख रहा होगा कि यार स्टार्टिंग में ये तो मैनोमीटर का मरकरी बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक फिक्स पोजीशन पे क्यों पहुंच गया होगा, क्योंकि उस फिक्स पोजीशन पे लिक्विड का रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया होगा। और उस केस में जो लिक्विड आपको उस मरकरी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, वही प्रेशर आपको क्या देता हुआ नजर आएगा, दैट इज वही प्रेशर आपको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यह समझ में आ गया कि मरकरी का लेवल एक जगह पहुंच के फिक्स क्यों हो गया, उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों नहीं होते गया। यहां तक सही है। आई होप कि यहां तक सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बात एक एक करके बताया। ठीक है ना? चलिए, अगर यहां तक ये बात क्लियर हो गया, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही काम आने वाला है, एनालिसिस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब बच्चे पढ़ते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग को समझना पड़ता है जो कि आपको आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सही ना? जैसे देखो क्या एनालिसिस करना है कि पहला चीज मुझे क्या देखना है कि अगर आप वाटर की यहाँ पे कहानी देखोगे तो आपको एक था वाटर, आपको लिक्विड था, और यही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा था आपको, दैट इज ये आपको, सॉरी, ये आपको किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये आपको गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो आपने ये भी देख लिया था कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में और वाटर जो गैस फॉर्म में है, एक टाइम आता है कि वो दोनों किस पोजीशन पे अपने आप को अटेंड करवा लेते हैं, बोलोगे वो इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेंगे तो सारा के सारा वाटर मॉलिक्यूल्स तो गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन आप कभी भी क्लोज, अगर आपके पास बॉक्स रखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे अगर तुम ये बोलोगे कि आपके पास ये कोई एक ओपन ग्लास है, इसमें आप पानी रख दो, इसमें पानी रख दो, इसको आप अगर 5 या 6 दिन बाद आते हुए देखोगे तो आपको सारा के सारा वाटर आपको इवोपरेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप अगर कोई भी क्लोज कंटेनर रहे ना, तो उसमें सारा के सारा वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट नहीं होता है, वो एक पॉइंट तक इवोपरेट होगा, उसके बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपको फिक्स हो जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ओपन सिस्टम रहेगा, तो आपके सारा के सारा ऑल वाटर मॉलिक्यूल ये क्या होते हुए नजर आएंगे, दैट इज आपको इवोपरेट होते हुए नजर आएंगे। बोलो यहां तक सही है? लेकिन अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो आपकी क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, तो उस केस में आपको ये चीज जरूर समझ में आएगा, कि आपको लिक्विड और आपको गैस के बीच में एक आपको इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बोलो ठीक है? शायद आपको मैंने यहाँ पे ये वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक आपको टर्म लिख भी दिया था कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्या होता है, आपको डिफाइंड होगा। ठीक, तो अगर ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्या आपको इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आता है? बोलोगे बिल्कुल आता है, आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि गैस फेज में होंगे, क्योंकि आपको याद है अगर डिवाइड वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड करोगे तो लिक्विड कंपोनेंट का कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू वाटर जो कि गैस फेज में है कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जो कि आपको किस फेज में होगा, जो कि गैस फेज में होगा। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपको प्रेशर क्रिएट करेगा, याद है आप इसी प्रेशर को किसका नाम देते हो, दैट इज वेपर प्रेशर का नाम देते थे। बोलोगे बिल्कुल सही है। अब आपको सारा पॉइंट्स ऊपर का एक एक करके समझ में आ रहा होगा अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ गया कि अच्छा, कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि गैस फेज में अवेलेबल होगा, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आपको अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता
कि आखिर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि आपको वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको बहुत आगे तक जरूरत होने वाला है, ठीक है। तो देखो, आपको एक चीज पता है कि वेपर प्रेशर को वही फैक्टर इफेक्ट करेगा जो कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करेगा। शायद आप इस रिलेशन को देख के समझ सकते हो कि अगर वेपर प्रेशर और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल ही हैं, तो वही फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर रहा होगा वही उसके वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा ना। आई होप कि ये पता होगा। और आपको एक चीज तो जरूर पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करने वाला हमारे पास दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर, एक क्या होता है आपका टेम्परेचर, और दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। मतलब कि आपको कभी भी कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना हो, उसका वेपर प्रेशर कभी और कभी डिपेंड करेगा, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आप किस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं और आपका नेचर ऑफ लिक्विड क्या है। ये दोनों पॉइंट क्या है इसको मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो, पहले मैं एक एक करके डिस्कस कर ले रहा हूं कि इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर आपके इस दो फैक्टर पे क्या होते हैं, आपके डिपेंड होते हैं। यहां तक सही है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर लें, तो आपको एक चीज अच्छे से पता है, शायद आपने बहुत अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो आप इस रिलेशन से क्या देख सकते हो कि इसका मतलब आपको के का वैल्यू चेंज होगा। और अगर के का वैल्यू चेंज हो गया, इसका मतलब प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसका भी वैल्यू क्या होता जाएगा, दैट इज उसका वैल्यू भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या टेम्परेचर वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। तो आप यहां पे एक चीज देखना कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये किस पे होता है? टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे मान के चलो, इसको तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि जैसे जैसे आप देखते हो कि टेम्परेचर अगर आपको बढ़ते जाता है, कभी अगर टेम्परेचर मान के चलो कि अगर कोई लिक्विड है, अगर उसको आप 25 डिग्री टेम्परेचर पे अगर रख रहे हो और कोई दूसरा सेम आइडेंटिकल लिक्विड है उसको आप अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हो, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आपको ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपको वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी क्या होते जाता है, आपको इंक्रीज होता है, ठीक है। ये एक ध्यान रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर जैसे जैसे कोई आइडेंटिकल लिक्विड का बढ़ाते चलोगे तो वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसका वैल्यू भी क्या होता है, आपको इंक्रीज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चे याद करते हैं लेकिन आप ध्यान रखना। अच्छा, आप इसको एक ग्राफ भी, इसको एक हंसते खेलते भाषा में इसको एक ग्राफ भी आपको बनाया जाता है। जैसे मान के चलो अगर आपको ये बोला जाए कि ये आपको वेपर प्रेशर है और ये आपको मान के चलो इधर टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते चलते हो आपको वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो रफली आप एक सिंपल स्केचिंग इसके बारे में आप समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर आपको टेम्परेचर पे कैसे रिलेटिव होता है, तो इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने क्या देख लिया कि आपको वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाला सोर्स कौन सा होता है, दैट इज टेम्परेचर। यहां तक सही है। दूसरा जो फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर जो होता है जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन हो सकता है क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं पेपर में। आपको क्या ध्यान रखना है इस केस में कि वेपर, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर इसको समझा दूंगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द strength of the intermolecular force acting between molecules।
ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको ये दिख रहा है, पर इतना ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब क्या है, सिंपल सा फॉर्म आपको समझा दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी मान के चलो कंपोनेंट है, कोई भी आपका लिक्विड है, अगर लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा रहा तो उस केस में आपको कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और अगर किसी लिक्विड के केस में आपको लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर कम रहता है तो उसके फिर वेपर प्रेशर क्या होता है, आपको ज्यादा आपको जनरेट होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल इसको समराइज लिख दूं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे बात करूं, तो और मैं अगर एग्जांपल ले लूं CCl4 का और दूसरा मैं लिक्विड ले लेता हूं वाटर। ठीक है, तो आपको पता है कि CCl4 अगर देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ऑब्वियस है कि इस केस में आपको CCl4 अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एज अ सॉल्वेंट के जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके बीच में एक वीक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसको वांडर वाल फोर्स के नाम से जानते हैं। VWF मींस वांडर वाल फोर्स। और अगर वीक वांडर वाल फोर्स दो CCl मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो उसको आपको अगर आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे तो उस वांडर वाल फोर्स को ब्रेक करने बेहद ही आसान काम होगा। और वो अगर वीक वांडर वाल फोर्स से अगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे तो वो जल्दी जल्दी आपको गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, आपको वो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। तो आपको वीक वांडर वाल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है मींस कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपको कभी भी लिक्विड अवेलेबल रहा तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, मतलब वो इजीली बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इजीली नहीं एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे तो वहां पे वो वेपर में भी कन्वर्ट कम होंगे। और अगर वेपर में कन्वर्ट कम होंगे तो वो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में आपको क्या देखने को आएगा कि वेपर प्रेशर आपको क्या होगा, इस केस में कम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहां से आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो उस केस में वेपर प्रेशर कम क्रिएट करेगा। और अगर किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता हुआ आपको नजर आएगा। यहां तक सही है ना? ठीक है, चलिए अगर यहां तक सही है, एक नेचर ऑफ लिक्विड पे एक और चीज पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो क्या है ना, इसको बड़ी सिंपल से फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, एक बड़ा ध्यान से आप समझना कि मान के चलो आपके पास ये कंटेनर है और आपने यहाँ पे क्या किया, मान के चलो ये लिक्विड आपने फिलअप कर दिया। ये देखो दूसरा फैक्टर है कि लिक्विड के नेचर पे क्यों वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो पहला आपने देख लिया लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड करता है, जिसको आपने यहां देख लिया। दूसरा जो एक और पॉसिबल रीजन हो सकता है कि मान के चलो कि आपने यहां पे ये कंसीडर किया है कि ये आपका वोलेटाइल लिक्विड है। देखना बड़ा सुकून से समझना है इसको, आपके लिए ये काम का चीज है, वोलेटाइल लिक्विड है। इसका मतलब यहां पे जो आपके ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे भी होंगे और ये धीरे धीरे अगर वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे तो यहां पे ये कुछ वेपर प्रेशर आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अब तुमको मैं यही कंडीशन यहां पे एक और बना के दे रहा हूं कि मान के चलो कि आपने यहां पे क्या किया है कि यहां पे आपने अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां पे फिलअप कर दिया है। क्या किया आपने, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स को फिलअप कर दिया। ठीक है, और इस वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियस है वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है तो आप इसको सिंपल सा समझ सकते हो ये कि वोलेटाइल है नेचर का, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इस लिक्विड में वाटर में आपने क्या, ये अगर आपका H2O है तो इसमें आपने क्या किया ना, इसके ऊपर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने मिला दिया। किसको मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। तो देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या होगा कि मान के चलो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया तो आपको यहां पे दिखेंगे कि यहां पे जो ये सरफेस है, इस सरफेस में तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के भी पार्ट दिखेंगे और ये आपको जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके भी कुछ कंपोनेंट दिखेंगे। मान के चलो कि ये जो ब्लैक में मैंने बनाया हूं ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्ट हैं और ये जो ब्लू से मैंने बनाया है यहां पे आपको क्या दिखेंगे, ये मान के चलो
कि नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट के कंपोनेंट रखे, बोलोगे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप शायद देखोगे अगर मैं ये डायग्राम ए बना दूं और ये डायग्राम बी बना दूं, तो आप ये देखोगे कि डायग्राम ए में आपको पूरा सरफेस में वाटर रखा हुआ है और सारा सरफेस से इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा होगा, बोलोगे ठीक। लेकिन फिगर बी को अगर आप देखोगे तो उसमें वाटर का जो सरफेस था, जो आपको लिक्विड का सरफेस है, उसके सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गए होंगे। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो अवेलेबल सरफेस होगा वो आपको पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा ना कम। तो अगर ये सरफेस अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा ऑक्युपाई कर लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो सरफेस अवेलेबल है वो अगर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये सरफेस आपको अगर डिक्रीज हो गया होगा, अगर ये सरफेस डिक्रीज हो गया होगा, तो इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो जनरेट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आपको लेस अमाउंट में आपको जनरेट हो रहा होगा। आई होप कि यहां तक पता है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि अगर आपके मान के चलो कोई लिक्विड है, कोई अगर प्योर लिक्विड है, तो उस केस में वेपर प्रेशर अगर मान के चलो कि 5 atm जनरेट किया, लेकिन उसी लिक्विड में अगर आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप मिला दोगे, तो आप उस केस में ऑब्जर्व करोगे कि उस केस में आपको 3 या 4 atm ही प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से जो लिक्विड जो वेपर प्रेशर आपको क्रिएट करता है ना, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो यहां से आपने देखा कि दो फैक्टर पे आपको डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड्स पे। तो ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। अच्छा, एक चीज कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। पहला जो आपका फैक्टर होता है जिसपे वेपर प्रेशर कभी डिपेंड नहीं करता है, वो होता है आपका साइज एंड शेप ऑफ वेसल। ठीक है, मतलब क्या है कि मान के चलो आपके पास कोई एक वाटर मॉलिक्यूल्स लिया और आपने इस तरह के कंटेनर में इसको फिल अप कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे, जो पी से डिनोट किया हूं। और अगर मैंने मान के चलो इस साइज का मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया और इसमें मैंने वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को भर दिया, तो उस केस में यहाँ पे जो ऊपर में जो प्रेशर क्रिएट होगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर। तो आपको दोनों केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होते जाएगा, सेम। मतलब कि ये साइज और शेप ऑफ कंटेनर पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है, बोलोगे ठीक। क्या और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल। दूसरा जो आपका फैक्टर होता है जिसपे ये डिपेंड नहीं करता है, मैं एक चीज बता रहा हूं, दूसरा फैक्टर जिसपे ये डिपेंड नहीं करता है वो आपका होता है दैट इज अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब कि आपको वेपर प्रेशर कभी भी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान के चलो आपने एक छोटा सा ग्लास लिया, इसमें आपने वाटर भर दिया, और इस केस में अगर आप इसको ढक दोगे तो यहां पे जो वेपर प्रेशर ये क्रिएट करेगा, जिसको वीपी से डिनोट करेंगे, और मान के चलो तुमने ये ग्लास ले लिया, ये एक ग्लास ले लिया और इसको आपने यहां तक वाटर फिलअप कर दिया है, और उस केस में अगर आप यहां का वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो उस केस में यहां का जो वेपर प्रेशर होगा, इस दोनों का वैल्यू क्या होते जाएगा, आपको सेम होते जाएगा। तो यहां से आपको दो चीज समझना है। ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेपर प्रेशर कभी भी साइज और शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान के चलो आपके पास समुद्र है, समुद्र को भी अगर आप क्लोज ढक दो कहीं पे, तो वहां पे भी जो समुद्र के ऊपर जो स्पेस दिखेगा, वहां पे जो आपको वेपर प्रेशर होगा वो आपको सेम होगा। जबकि वही आप समुद्र का वाटर अगर आप एक ग्लास में लेके उसको ढक दो, तो यहाँ पे भी जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो दोनों आपको क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कभी भी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने छोटे ग्लास का वेपर प्रेशर देख रहे हो वाटर का, या फिर एक टंकी जो होता है पानी का टंकी, उसमें वाटर का वेपर प्रेशर देख रहे हो। दोनों केस में वाटर का वेपर प्रेशर जो जनरेट होगा वो आपको हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये दो पॉइंट आपके बिल्कुल पता होने चाहिए कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये दोनों पॉइंट हैं। और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो एक था टेम्परेचर,
और एक था आपका नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये सारे एस्पेक्ट को एक बार आप डिस्कस कर लेना। और मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में ही वेपर प्रेशर का आपको नोट्स भी आपको ड्राइव पे सेव किया हुआ लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उसको एक बार रेफर करना, पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली कवर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आज का क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ।